मैं आशुतोष सिंह आप सभी का इस केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। आज आप देखने वाले हैं कि धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया कितने पदों में संपूर्ण होती है। पिछले दिन आपने देखा था यह प्रक्रिया किन किन पदों में पूर्ण होती है, उन्हीं पदों को आज डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप पीछे देखे थे तो पहला पद आता था अयस्कों का पीसना। अयस्कों के पीसने के बाद आपका आता है दूसरा स्टेप अयस्क का सांद्रण। तो सांद्रण की डिटेल आज देखने वाले हैं। जैसा कि सांद्रण आप जानते हो कि अयस्क से हम अशुद्धियों को, और किस प्रकार की अशुद्धियों की, गैंग या अधात्री की जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हीं को हम दूर करते हैं, वही प्रक्रिया सांद्रण कहलाती है। ये हम कैसे कैसे दूर करते हैं उन्हीं के बारे में आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आती है फेन प्लवन विधि, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो फेन प्लवन विधि आपके सामने ये है, आपकी फेन प्लवन विधि। इस विधि से सबसे पहले हम जानेंगे किस प्रकार के हल्के अयस्क होते हैं, जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, उन्हीं का सांद्रण किया जाता है। इस विधि में करते क्या हैं, इस विधि में ये जो आप देख रहे हैं कि ये एक टैंक होता है जो जल से भरा होता है। तो जल से इस भरे टैंक में हम सबसे पहले पिसे हुए अयस्क को डालते हैं और उसके बाद उसमें थोड़ा सा चीड़ का तेल और सोडियम एथिल जेंथेट, ये एक रासायनिक पदार्थ है, इसे मिलाकर हम वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। जिससे होता क्या है कि अयस्क के कण झाग के रूप में जल की सतह पर तैरने लगते हैं, जहाँ से उन्हें पृथक कर लिया जाता है और इस प्रकार हम अयस्क को सांद्रित रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारी पहली विधि थी और ये चित्र आपके सामने है। यहाँ से हम वायु की धारा प्रवाहित करते हैं और ये आपके जो छिद्र दिख रहे हैं ये आपके ट्यूबियर्स हैं, यहाँ से वायु निकलती है जिससे ये प्रक्रिया संपूर्ण होती है। तो फेन प्लवन विधि आपके सामने ये थी। और इसके बाद दूसरी विधि हमारी आती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। जैसा कि नाम से आपको पता होना चाहिए कि चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय शब्द का मतलब क्या है कि जो चुंबकीय धातुएं हैं उनके अयस्कों का सांद्रण इस विधि द्वारा किया जाता है। तो चुंबकीय धातुएं आपकी जैसे आयरन आती हैं, सबसे पहले चुंबकीय पदार्थ, तो आयरन पायराइट आदि का जो सांद्रण होता है इस विधि द्वारा किया जाता है। यहाँ पर इस विधि में हम करते क्या हैं, इस विधि में जैसा कि आप देखने वाले हैं तो ये चित्र आपके सामने है। ये इसमें दो रोलर होते हैं, दो रोलर जो कि घूमते रहते हैं और इस पर एक बेल्ट घूमती रहती है। इन रोलरों के साथ एक बेल्ट घूमती रहती है। इसमें यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ से पिसे हुए अयस्क को हम इस पर गिराते हैं और इस घूमती हुई बेल्ट के साथ ये अयस्क इधर आता है। और यहाँ आप जैसा कि जानते हो कि इसमें से ये भी ज़रूरी है कि ये रोलर जो है वो चुंबकीय होना आवश्यक होता है। तो ये रोलर आपका होता है क्या, चुंबकीय होता है। चुंबकीय रोलर जो है इस धातु के जो धातु के कण होंगे उनको आकर्षित करता है। आकर्षित करने के कारण वो नज़दीक इसके इकट्ठा होंगे, गिरेंगे और जो हमारी अशुद्धियाँ होंगी वो चुंबकीय ना होने के कारण जो उन पर जड़त्व कार्य करेगा और वो दूर जाकर गिरेंगे, जहाँ से उन्हें हम पृथक कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पिसे हुए अयस्क को जो यहाँ से गिराकर हम यहाँ अयस्क के सांद्रित कणों को प्राप्त करते हैं, इसे हम चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि आपकी क्या हो गई कि इस विधि में हम देख रहे हैं कि इस विधि में पिसे हुए अयस्क को दो रोलरों पर घूमते हुए पट्टे पर डाला जाता है। एक रोलर चुंबकीय होता है, दोनों आप चुंबकीय ले सकते हैं, लेकिन एक जो रोलर है ये वाला रोलर वो चुंबकीय होना आवश्यक होता है। तो इस रोलर के कारण ही ये दोनों पृथक होते हैं और इस चुंबकीय गुण के कारण पृथक होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि कहते हैं। इसके बाद तीसरी विधि हमारी आती है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इस गुरुत्वीय पृथक्करण विधि को हम घनत्वीय पृथक्करण विधि भी कहते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इस विधि द्वारा हम किस प्रकार की धातुओं का सांद्रण करते हैं, धातु के अयस्कों का सांद्रण करते हैं। तो यहाँ पर हम भारी धातुएँ जो होती हैं जैसे कि Fe होती है, SN होता है, तो इन धातुओं के अयस्कों, जैसे कि हमारे सामने दो अयस्क हैं Fe2O3 और SnO2, तो इन अयस्कों का सांद्रण किया जाता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा, घनत्वीय पृथक्करण। इस विधि में होता क्या है कि इस विधि में पिसे हुए अयस्क को एक ढालू तल, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक ढालू तल पर डाला जाता है। हाँ, ढालू तल पर ये जो छोटी छोटी
पट्टियाँ लगी हुई हैं, लकड़ी की पट्टियाँ लगी हुई हैं, जैसे कि ये सीढ़ी नुमा संरचना बनाती है। तो ये इसमें जो ढालू तल होती है उसमें जल की, देखो ये धारा प्रवाहित की जाती है, जल की तेज़ धारा में इसे धुला जाता है। अब धुलने पर ये ढालू तल जो बना हुआ है, इस पर जल के बहाव के कारण जो अशुद्धियाँ होती हैं वो हल्की होने के कारण नीचे चली जाती हैं, बह जाती हैं। और जो अयस्क के कण भारी होते हैं वो इन्हीं पर जमा हो जाते हैं, अर्थात रुक जाते हैं, जिन्हें हम अलग कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को एक आप देख रहे हैं कि इस विधि में पिसी हुई अयस्क को एक ढालू तल पर जल की तेज़ धारा में धुला जाता है। तल पर कुछ पट्टियाँ लगी होती हैं। धुलने पर होता क्या है कि पानी के साथ जो अशुद्धियाँ होती हैं वो बह जाती हैं, परंतु धातु के कण भारी होने के कारण पट्टियों पर रुक जाते हैं और उन्हें हम पृथक कर लेते हैं। और इस प्रकार इस पृथक्करण की प्रक्रिया को हम कहते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। ओके, इसके बाद हम तीसरी विधि पर चलते हैं जो होती है आपकी लीचिंग। लीचिंग विधि आपको ये जानना जरूरी, सबसे पहले विधि यह रासायनिक परिवर्तन पर आधारित विधि है। लीचिंग विधि हमारी कैसी है? रासायनिक परिवर्तन पर आधारित विधि है, अर्थात यहाँ पर हमें रासायनिक प्रक्रिया देखने को मिलती है। इस विधि में होता क्या है, पिसे हुए अयस्क में हम उचित अभिकर्मक डालते हैं, अर्थात उचित अभिकर्मक से पिसे हुए अयस्क की क्रिया कराते हैं। अभिकर्मक, उचित अभिकर्मक का मतलब क्या होता है कि जो उस धातु को आसानी से घोल दे, अर्थात विलयन की अवस्था में ला दे, तो उचित अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं, जिससे वह विलयन अवस्था में आ जाता है क्या? पिसा हुआ अयस्क। और अशुद्धियाँ ठोस अवस्था में रह जाती हैं, जहाँ से उसे हम छान लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। और पृथक्करण की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? लीचिंग कहते हैं। तो ये इतनी प्रक्रियाएँ आपने किस टॉपिक के अंतर्गत देखा? सांद्रण के अंतर्गत। और जब सांद्रण हो जाता है तो उसके बाद की प्रक्रिया हमारी आती है निस्तापन प्रक्रिया आती है, जिसे हम कैल्सिनेशन कहते हैं। निस्तापन प्रक्रिया में जैसा कि आपको पीछे बताया गया था, ये क्या है? गर्म करने की प्रक्रिया होती है। इसमें हम सांद्रित अयस्क जो होता है उसको हम वायु की अनुपस्थिति में, एक मेन पॉइंट यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको, वायु की अनुपस्थिति होनी आवश्यक होती है। वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म तो करते हैं, लेकिन उसके गलनांक तक, अर्थात इतना नहीं गर्म करते हैं कि वो पिघल जाए, गलनांक से नीचे गर्म करते हैं, लेकिन उच्च ताप पर गर्म करते हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती है। इस प्रक्रिया में हमें एक और बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो नमी होती है मेन रूप से, वो नमी इस प्रक्रिया के दौरान दूर हो जाती है। हालांकि इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आदि की अशुद्धियाँ होती हैं, ये भी इस पर दूर होती हैं। जैसे कि आपको उदाहरण के रूप में मिल रहा है बॉक्साइट। बॉक्साइट को जब हम गर्म करते हैं वायु की अनुपस्थिति में, तो यहाँ से इसमें उपस्थित जो ये जल के क्रिस्टल होते हैं, जल के कण होते हैं नमी के रूप में, वो अलग हो जाते हैं और हमें ये सांद्रित अयस्क प्राप्त हो जाता। वैसे ही हम देखेंगे तो चूना पत्थर, यहाँ पर नमी नहीं दिख रही है आपको, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अशुद्धि होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की अशुद्धि यहाँ पर अलग हो जाती है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। यह भी एक मेन पॉइंट होता है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है निस्तापन। इसके बाद इस निस्तापन प्रक्रिया के बाद हम चलते हैं भर्जन की तरफ। और भर्जन प्रक्रिया भी हमने जैसा कि बताया था, ये भी क्या है? गर्म करने की प्रक्रिया होती है। और भर्जन को हम कहते हैं रोस्टिंग। इस प्रक्रिया में एक और बात, हमें वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति आवश्यक होती है। दोनों में अंतर, वहाँ पर आपने देखा था कि वायु की अनुपस्थिति होती है और यहाँ पर वायु की नियंत्रित मात्रा होती है। तो अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। इस प्रक्रिया में हमें आगे क्या याद रखना है? इस प्रक्रिया में जो अयस्क में उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि की अशुद्धियाँ होती हैं, वो दूर होती हैं। और कैसे दूर होती हैं, किस रूप में दूर होती हैं? ऑक्सीकृत होकर दूर हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, पृथक हो जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कॉपर पाइराइट में यहाँ पर सल्फर की अशुद्धि नज़र आ रही है आपको। तो कॉपर पाइराइट को हम वायु की उपस्थिति के साथ जब गर्म करते हैं तो सबसे पहले होता क्या है? ये कॉपर और आयरन जो है वो सल्फाइड के रूप में बदल जाते हैं। और ये कॉपर और आयरन के सल्फाइड जो होते हैं वो फिर पुनः वायु से क्रिया करके, ये देखो फेरस ऑक्साइड जो है वो आपका फेरस सल्फाइड जो है वो फेरस ऑक्साइड में बदल गया, और फिर यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर की अशुद्धि ऑक्साइड के रूप में निकल गई। और ये कॉपर क्यूप्रस सल्फाइड जो है वो आपका क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है। और इस प्रकार इस प्रक्रिया में सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी आदि की अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। और बाकी आप अगली प्रक्रिया देखेंगे प्रगलन की प्रक्रिया, लेकिन अगले पार्ट में।